नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल का। जो सभी ने देखा, फ्राइडे को बिल गिर गया और उसके बाद अब देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिल पास होता तो भी राजनीति होती और बिल गिर गया तो भी अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष सरकार पे हमलावर है और सरकार विपक्ष पर हमलावर है। जहां चुनावी सभाएं हों वहां से लेके यानी कि सड़क से सदन तक इसकी गूंज रही और एक अपेक्षित भी था कि इस पे राजनीति तो होनी है। वही सब कुछ हो रहा है। अभी संख्या का आपको पता ही चला, 230 और 298 वोटों का गणित है, क्योंकि आधे सांसदों का रहना जरूरी। जो टोटल सांसद उसके 2/3 मेजोरिटी किसी भी संविधान संशोधन के लिए होनी चाहिए, वो तमाम चीजें हुई। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि एक दिन पहले हम खूब बहस कर चुके हैं। आखिर राजनीति क्यों हो रही है, अब क्या चाहिए? राजनीतिक दल को ये मिसाल पेश कर सकते हैं कि बिल पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने वाकई महिलाओं के हितों की रक्षा की है। हित मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब वो पावर हाथ में होगी तो अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर सकेंगे। वो विधायिका है, नियम कायदे बनते हैं। आपका एक जब तबका दिखता है कि हाँ इतनी बहनें वहां बैठी हुई हैं, वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जरूर बहस करेंगी। आधी आबादी का जिक्र होता है लेकिन वोट के लिए होता है, और जब कुछ उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की बारी होती है तो फिर सियासी पारा चढ़ता है। मैंने अभी जिक्र किया है कि क्या कोई मिसाल पेश कर पाएगा। देखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी पार्टी का संविधान यह नहीं कहता है कि महिलाओं को आप इतने टिकट मत दीजिए, आप पूरे दे दीजिए। एक बार छोड़ के देखिए कि किसी पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिलाओं को ही देंगे हम सारे टिकट ही। उससे नियत का पता लगेगा। मत दीजिए, 33% दे दीजिए। किसी भी राजनीतिक दल में अभी तक 33% महिलाएं पदाधिकारी भी नहीं है। आप टिकट की बात कर रहे हैं। ये तो एक नियत दर्शाती है राजनीतिक दलों की। खैर, लेकिन इस बिल के जरिए भी अगर कुछ होता तो भी चलिए मानते हैं। हमारे साथ उर्वशी देव सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं। भारती कुमाऊं जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। ज्योति खंडेलवाल जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। उर्वशी जी, क्या लगता है आपको कि ये तो अपेक्षित था कि बिल पास होगा तो भी राजनीतिक पारा चढ़ना है और गिरेगा तो भी, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि बीजेपी का तो ये कहना है कि देश भर में एक व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। 20 को देश भर में प्रदर्शन होंगे जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस अलग हमलावर है कि इनकी नीयत नहीं थी। महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कांग्रेस को मैं कोट कर रहा हूं, यानी कि एनडीए और यूपीए दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से, और जो इसमें शामिल नहीं है वो भी अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब एक सियासी मुद्दा है या सियासी एंटरटेनमेंट का एक मुद्दा मिल गया राजनीति? बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिक्स तो इस पे खूब हुआ। हम लोग यही चाहते थे। आई थिंक इवन द पॉलिटिकल पार्टीज वैसे सब बोल रहे हैं कि हम महिला रिजर्वेशन को का समर्थन करते हैं, बट अगर सब यूनाइटेड थे तो वो बिल पास हो सकता था। पर इन्होंने एक वो चुनाव का माहौल है, एक चुनावी मुद्दा लेकर एक वुमेन वोट को, जैसे आपने कहा कि वुमेन वोट सबको चाहिए, पर जब डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का है कि उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसमें सब पीछे हट जाते हैं। तो एक ये अनफॉर्चुनेट था कि ये सारे पार्टीज यूनाइटेड होकर ये बिल को पास नहीं कर पाए। मतलब पार्टीज में आप देखिए ना, एक तरह से लीड बाय एग्जाम्पल भी होता है ना। एक वो मैसेज तो देते अगर ये हो जाता कि ठीक है हम देंगे। एंड नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग इन मतलब लोकसभा में तो है ही, बट अगर पार्टीज़ की ऐसी मंशा है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना है, बढ़ाना है, वो अपने जो पार्टी के अंदर हैं वहाँ पे भी आप देखिए महिलाओं कितनी गिनी चुनी दिखती हैं। मतलब चाहे वो ऑफिस बेरर्स हों, चाहे उनके एग्जेक्टिव में हो, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन सही में कम है। तो पार्टीज़ को अगर देना होता तो ये बिल के बिना भी वो दे सकती थी, अगर उनकी मंशा ऐसी है। बिल्कुल, लेकिन देने के बाद में क्या राजनीति हो सकती है, राजनीति का मुद्दा भी तो बनाया जाना चाहिए। और मैं इसमें कोई गुनाह नहीं मानता हूं। अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन राजनीति का वो स्तर भी नहीं होना चाहिए जो जिस तबके के लिए आप लेकर के आ रहे हो उसका मखौल ही उड़ा दिया जाए। मखौल मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इतनी राजनीति उस पर नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर है, यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष सत्ता पक्ष पे है। चलिए भारती जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बिल गिर गया, अब क्यों राजनीति हो रही है?
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि महिला आरक्षण की बिल्कुल सर्वसम्मति से पूरी विपक्षी पार्टियां और खासकर मैं कांग्रेस की बात करूंगी, कांग्रेस बिल्कुल 2023 से इसके समर्थन में थी और हमने इसको सर्वसम्मति से पास करवाया और ये आशा करी थी और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहा गया था कि आप इसे 2024 में लागू कर दें ताकि महिलाओं को अपना उचित प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार मिल सके। किंतु इफ और बट्स हमेशा मोदी सरकार के साथ रहे हैं और क्या ज़रूरत थी अभी इसे वापस लाने की, और इसके साथ 3 अमेंडमेंट वो लेकर आए जो ये एक्चुअल में ये महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक काला मुखौटा था जिसके अंदर पूरे संविधान के प्रतिकूल संसद का रूप परिवर्तित करने की एक काली सच्चाई थी जो आज मैं ये समझती हूँ संसद का रुख कैसे बदल जाता मैडम, मैं ये समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल क्योंकि अगर संख्या बढ़ती, इजाफा होता तो बिल्कुल तस्वीर बदल सकती, तस्वीर बदलती तो महिला अपनी तकदीर खुद लिखती। बिल्कुल, जब इन्होंने परिसीमन की बात करी थी, जब ये बिल 2023 में लाए थे, तो दोबारा या तो ये उसी वक्त कर देते जब 2011 की जनसंख्या के आंकड़े इनके पास थे, लेकिन चूंकि इनके मन में कुछ अतिशयोक्ति थी, किंतु परंतु चल रहा था और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए या अपनी आगे आने वाली टर्म को फिर से सुदृढ़ता देने के लिए माननीय मोदी जी ने ये प्रयास किया और इन्हें पता था कि हम इसमें सफल नहीं होंगे, तो भी इनका चित भी इनकी और पट भी इनकी, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने का एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनज़र अब ये विपक्ष पर बदनामी का आरोप थोप रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधित्व की जीत हुई है। चलिए, हार और जीत है, क्योंकि बिल गिरा है तो हार जीत तो तय थी इसमें। ज्योति जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। विपक्ष का कहना है कि नया आरोप नहीं है, डिलिमिटेशन को लेकर के कहना है कि एक नई राजनीति चाह रहे थे कि अपनी मनमर्जी से सीटें जिस ब्लॉक में बढ़ानी है वहाँ बढ़ा सकते थे और जहाँ पे नहीं बढ़ सकती थी, जहाँ लगता है कि डाउट है, ये कई बार बीजेपी विपक्ष से सांसदों ने आरोप लगाए, उसके बाद में भी है। अब आपकी पार्टी देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ रही है, विरोध कर रही है, 20 तारीख को कई जगह प्रदर्शन भी हैं, जयपुर सहित। अब क्या इसमें आगे तक चलता रहेगा ये सिलसिला, या फिर कैसे महिला को आरक्षण मिल सकता है उस पर विचार होगा? देखिए योगेंद्र जी, मैं तो यूँ कहूँगी कि हम सब यहाँ पर महिलाएं बैठे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि और चाहते भी थे, और एक लंबा संघर्ष मेरे साथ आप सब ने भी देखा है, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेली कोई इसमें हूँ, लेकिन और हम सब जानते हैं कि महिलाओं को अगर हमें नीति निर्धारक रूप में लाना है तो इस महिला आरक्षण बिल की कितनी आवश्यकता थी। अभी मेरे से पूर्व मेरी 2 साथियों ने कहा पहले ने कि पार्टीज़ क्यों नहीं अपने लेवल पे कर देती हैं 33% आरक्षण। मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर इतनी ही सामाजिक परिवेश में महिलाओं को आगे लाने की प्रवृत्ति होती और पुरुष मानसिकता हावी नहीं होती तो निश्चित रूप से इस बिल को लाने की ही ज़रूरत नहीं होती, अगर पार्टीज अपने लें। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे परिवेश में ये नहीं है। पुरुष मानसिकता हावी है, पितृसत्तात्मक जो प्रवृत्ति है वो हमारे समाज में हावी है, और वो किसी भी राजनीतिक दल की, मैं कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हमारे समाज की एक संरचना है जिसे हम धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, और कई क्षेत्रों में हमने अपनी पहचान को कायम किया है। अब राजनीतिक क्षेत्र भी वो पहचान है जहां हम अपनी पहचान को कायम करना चाहते हैं और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत आवश्यक है कि ये बिल पास होता और 33% रिजर्वेशन हमको मिलता, क्योंकि अगर पंचायत राज और नगर निकाय अगर हम देखते हैं तो वहाँ 33% अगर महिलाएं आई हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए वो सिनेरियोज बदले हैं, वहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व निखर करके सामने आया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करके दिखाया है। तो राष्ट्र के निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की, जो आधी आबादी जिसे कहा जाता है, वो हो सकती थी। मेरे साथी ने ये भी कहा कि आपने 2023 में लाए थे, आपने पहले क्यों नहीं लागू कर दिया, आप अब क्यों लागू करना चाहते हो? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तो जिस दिन भी लागू हो रहा है उस दिन हम सबको स्वागत करना चाहिए।
दूसरी बात, जब पहले सबने सर्वसम्मति दिखाई थी तो क्या किसी एक पार्टी को क्रेडिट मिला था? नहीं। ये बात आई थी कि 2023 में जो महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल है उसका सभी दलों ने समर्थन किया, और अगर आज भी अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से सभी दलों का समर्थन होता और यही बात सबके सामने जाती है। और खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने तो ये बात कही भी कि भाई ऐसा नहीं होगा, आप नहीं कर रहे हो तो हमारे पास क्रेडिट आएगा, अगर आप समर्थन दोगे तो हमारे पास क्रेडिट ही नहीं आएगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आप कोई मैनिपुलेशन वाली बात आगे नहीं होगी, जो भी चीज़ है उसे हम आगे मिल करके उसको और सेटल कर सकते हैं। तीसरी बात बार बार उठ करके आती है परिसीमन को लेकर के। तो एक बात बताए, परिसीमन तो वैसे भी होना ही था 2025 तक जिसे फ्रीज किया गया था, अब उसके बाद वो उसको परिसीमन को होना ही है। और परिसीमन में अगर संख्या बढ़ती है और उसमें महिलाओं की संख्या लगभग 273 के आसपास निकल करके आती है, एक अच्छी संख्या महिलाओं की होती है, तो आप खुद देखिए कि संसद का सिनेरियो कितना बदल जाता। कई बार तो हम कितना देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर जब कुछ अत्याचार होते हैं तब भी कई बार पुरुष कैसी टिप्पणी वहाँ पर कर देते हैं, लेकिन अगर महिलाएं एकजुट हो जाती है और महिला जब इतनी संख्या में होंगी तो क्या ऐसी हिम्मतें हो पाएंगी? क्या नारी सुरक्षा को हम और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे? क्या देश के विकास में हमारा योगदान और ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा? मुझे मतलब ये रीज़न ही नहीं समझ। और जहाँ तक परिसीमन को लेकर के राजनीति करने की बात आती है तो मैं फिर कहना चाहूँगी, प्रक्रिया होती है परिसीमन ऐसा नहीं होता कि आज विधेयक, आज संविधान संशोधन, आज कोई विधेयक पारित हो गया और आज डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन होने के लिए जो भी परिसीमा, जो भी सीमाएं तय की जाती हैं उसमें फिर आपत्तियां सुनी जाती हैं, फिर सरकार उनकी आपत्तियां सुनती है, हर आपत्ति को सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और वहां पर जाकर के आपको कहीं भी लगता है कि इस प्रदेश में संख्या कम हो रही है, इसमें ज्यादा हो रही है, या ये सीमाएं निर्धारित नहीं, वो सब पे आप फिर से चर्चा कर सकते थे। लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल को आपने यहाँ अटका करके, तो इस बिल को निश्चित रूप से अटका ही दिया। और ये बिल यहाँ पर अटका करके आपने निश्चित रूप से नारी को, महिला को जो 2029 में एक मौका मिलता संसद में जाने का, उस मौके को आपने छीन लिया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी योगेंद्र जी, कोई एक नारी जब जनप्रतिनिधि बनती है ना तो केवल उस नारी का नहीं सशक्तिकरण होता है। मैं तो खुद ने महसूस किया, जब मैं मेयर थी और जब अगर महिला होने के नाते अगर मैं मेयर थी तो मेरे पास घर से निकल करके महिलाएं शिकायतें करने आती थी, यानी कि उनका भी एक सशक्तिकरण होता था कि हाँ एक महिला प्रतिनिधि है तो हम उनके पास अपनी शिकायतें लेकर के जा सकते हैं। तो ये किसी संसद का नहीं होता। एक व्यक्ति, एक जो सांसद बनती है उसका सशक्तिकरण नहीं होता। उस सांसद जनप्रतिनिधि के पास जब महिलाएं जागरूक होकर के उसके पास अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचती हैं तो वो भी एक सशक्तिकरण होता है। फिर तीसरी बात आई कि ये लोकतंत्र की जीत है। महिलाओं को उनका हक ना दिलवा न करके आपने कौन से लोकतंत्र की जीत की है? अगर आज महिलाओं को, अगर हम भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, इसका हम सबको गर्व है। और अगर भारत वो एग्जाम्पल सेट करता कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के साथ संसद और विधानसभा में आने के लिए भूमिका मिलती है, यहाँ पर उनके लिए एक रिजर्वेशन है, वो आएंगी ही आएंगी और उसमें अपना हिस्सा निभाएंगी, वो लोकतंत्र की जीत होती। वो 50% आबादी जो अभी अपने इस अधिकार से वंचित है, वो आबादी जो है वो जब अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देती तो भारत विकसित भारत के रूप में आगे स्थापित हो पाता। तो समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली में। और अब आप एक बात बताएं, जब आपने इस बिल, अब बार बात आती है हम इस बिल के तो विरोध में थे ही नहीं, हमने तो इस बिल का विरोध ही नहीं किया, हम तो केवल परिसीमन। अरे भाई आपने बिल तो नारी शक्ति वंदन बिल ही नहीं पास किया ना, आप कान को ऐसे पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात तो एक ही आती है। बात तो कान ही खींच रहे हो आप, और उस महिला के कान खींचने में आपने उसका कान गाल सब लाल कर दिया। और बेचारी, मतलब मैं यूं कहूं कि इतने लंबे इंतजार के बाद जब हम हो रहा था और फिर जब नहीं होगा तो निश्चित रूप से महिलाओं में आक्रोश और रोष कहीं ना कहीं तो आएगा ही। और वो लेकिन ज्योति जी, आक्रोश दोनों तरफ भी दिखाई दे रहा है, आक्रोश दोनों तरफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ने इसमें एक ऐसा पेच फंसाया और सरकार को पता था। अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि नियत नहीं थी कि इस तरह से किया जाए, इसी वजह से ये पेच फंसाया ताकि इलेक्शन में इसका बेनिफिट लिया जा सके। ये बीजेपी पे लगातार आरोप लग रहा है। इस आरोप का एक सीधा सा जवाब देती हूँ। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की नियत में ही नहीं था कि वो महिला आरक्षण बिल को पास होने दे, तो फिर तो आप जरूर समर्थन देकर के उसकी इस नियत को फ्लॉप ही कर देते, आप खत्म ही कर देते उसकी नियत जो आपको अगर खोटी नजर आ रही थी, तो अगर आप उसको पास करते। भारती जी, इस नियत में अगर खोट था तो इसे खारिज ऐसे किया जा सकता था कि आप लोगों को समर्थन करना चाहिए था ताकि बिल पास हो जाता। ये ज्योति जी कह रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम ये डिबेट शुरू होने से पहले ही मैं ये जाहिर कर चुकी हूँ कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में 100% थी, है और रहेगी।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी संसद में मेजोरिटी के साथ है, उनको कहाँ इफ ये किंतु परंतु की जरूरत पड़ रही थी जब देश में सेंसस चालू हो गया है, जनगणना चालू हो गई है। और मैं ये समझती हूँ ज्योति जी, मैं ये बिल्कुल पूछना चाहूँगी, केवल एक तबके की जो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जिनका बैकग्राउंड सॉलिड है, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को अधिकार है संसद में बैठने का या उच्च पदों पर बैठने का। बाकी की जो 75% आबादी हमारे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के तबके से है या एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, क्या ये हमारे देश के वोटर्स नहीं है? क्या इनका... भारती जी, मैं एक सवाल करूंगा आपसे जी। इस पे, ये किसने मना किया? किसी, मैंने पहले भी कहा, किसी बिल्कुल, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं, को बिल की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल ये प्रूव तो करें कि 33% में माइनॉरिटी को भी दे रहे हैं, ओबीसी को भी दे रहे हैं, एसटी को भी दे रहे हैं, एससी को भी दे रहे हैं, दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? तो ये रिस्क राजनीतिक दल क्यों नहीं उठा रहे? इसमें कोई बिल की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो तैयार है ना, 543 सीटों पर ही कर दीजिए, पर उसके लिए नहीं, इनको छोड़िए, ये नहीं करना चाह रहे, ये नहीं करना चाह रहे भारती जी। इनकी, आपके कहने के अनुसार बीजेपी की नियत नहीं है, वो नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप अपनी नियत तो दे दीजिए एक बार कि चलिए आने वाले दिनों में जिस राज्य में चुनाव है 33% महिलाओं को हम टिकट देंगे, ये करके आप भरोसा जीत लीजिए। एक मिसाल तो कोई पेश करें। बिल्कुल, हमने बोला ना हम साथ हैं, लेकिन परिसीमा साथ की बात नहीं, वो तो गई बात हो गई। जब तक जनगणना वो के कल सही गई बात गई। आंकड़े आपके पास नहीं आएंगे, सभी वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ये मैंने भारती जी, मैंने कहा ना, ये तो नहीं देना चाह रहे। मान लीजिए मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, देखिए वो बात नहीं, अगर भी बीजेपी नहीं देना चाह रही तो आप लोग तो कम से कम एक ऐसा नायाब उदाहरण पेश कर दीजिए कि हाँ देखिए हम लोग देंगे अब 33% आरक्षण, ये बिल पास हो चाहे नहीं हो, तो उससे कम से कम एक उत्साह तो बनेगा, देश की महिलाओं को ये भरोसा तो होगा कि यार चलिए बिल पास होना ही जरूरी नहीं है, नियत साफ है, आपको आपका संविधान बाध्य नहीं करता है कि आप 33% टिकट नहीं दे सकते, आप 50% दीजिए, किसने मना किया है? तो ये नहीं देना चाहते आप तो अपनी पार्टी में कहिए। हमारी पार्टी ने कभी मना नहीं किया, हम परिसीमन के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह की जो अनुचित, इस तरह की प्रवृत्ति सरकार यदि थोपेगी, राज्यों के साथ भेदभाव करेगी, सभी वर्गों की महिलाओं के साथ भेदभाव करेगी, मैं बिल्कुल, आप ये मुझे बताइए कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाएगी, आपके पास सटीक डाटा नहीं आएगा, तब तक उचित प्रतिनिधित्व देने के बिना आप परिसीमन कैसे कर सकते हैं? मैम चलिए, देखिए ये तो एक सियासी जवाब हुआ, ये तो एक सियासी जवाब भारती जी, ये एक सियासी जवाब हुआ। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि कोई बाध्यता नहीं है, आप पार्टी स्तर पे कभी, चलिए मत बोलिए आप, कोई बात नहीं, आप पार्टी पे तो ये बात कह सकती हैं कि चलिए कोई बात नहीं, बिल पास नहीं हुआ, मैं महिलाओं से चर्चा करती हूँ, आप अपने 33 नहीं 3% कम कर दीजिए, 30% महिलाओं को टिकट दे दीजिए आने वाले दिनों में जिस भी राज्य में चुनाव होगा वहां पे, और आश्वस्त करिए कि 2034 का हमारी महिलाएं वेट नहीं करेगी। कांग्रेस 2029 के चुनाव में, लोकसभा के में 30% महिलाओं को टिकट जरूर देगी। ये आप एक रेजुलेशन पास कर दीजिए कि पार्टी ने ये तय कर दिया है, आप दीजिए ना, कौन मना कर रहा? माइनॉरिटी को दीजिए, एससी को दीजिए, एसटी को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, जनरल को दीजिए, किसी को भी दीजिए, ये आपकी मर्जी की बात है। कांग्रेस बिल्कुल महिलाओं के समर्थन में है और महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि 33% सीटें अलॉट करेगी, टिकट देगी, कांग्रेस नहीं करेगी, आप इन सब बातों के पीछे ये सिद्ध करने की कोशिश ना करें कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो नियत, हाँ। बिल्कुल दृढ़ता के साथ ये कहूंगी कि कांग्रेस इस बिल के साथ थी, है और रहेगी, लेकिन भारतीय जनता उर्वशी जी कुछ कहना चाह रही है, उर्वशी जी कुछ कहना चाह रही है। परंतु ये सब लगा अरे देश में और भी मुद्दे थे, देश में और भी मुद्दे थे, महिलाओं का मुद्दा दिल्ली में आप हैंडल नहीं कर पाए, महिलाओं के शोषण को उर्वशी जी कुछ कह रही है, उर्वशी जी कुछ कह रही है जी। आई एम श्योर वो चाहती हैं कि ये बिल हो जाता पास, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, ये आपको भी जो पार्टी के जो मेल है उनसे करना चाहिए, क्योंकि डिसाइड वही करते हैं, इसमें यही हो रहा है। जी मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि अपनी पार्टी में कभी मीटिंग हो तो कहे साहब एक मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्या अपन बिना बिल के नहीं दे सकते? ये तो कोई बाध्यता नहीं है। बिल्कुल, वो क्या जवाब आता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
बिल्कुल सही बात है। वो हमें जो मेल मेंबर्स है उनसे पूछना चाहिए हाँ। कि ये क्यों नहीं हो रहा। और मुझे ध्यान है, आई थिंक बीजेपी ने तो एमपी में, आई थिंक जब सुषमा जी थी ना, तब एक मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने ये प्रस्ताव पास किया था कि हम 33% रिजर्वेशन विद इन द पार्टी हम जो अपने पोस्ट हैं उसमें देंगे वुमेन को। कहाँ हुआ? वो भी कहाँ हुआ है? बीजेपी में वही नहीं हुआ है, कोई पार्टी नहीं देती। और आप देखिए रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 15%, स्टेट असेंबलीज में 9% ना, बिल्कुल पूरे देश के अगर टोटल 9% महिलाएं तो मतलब बात तो इसमें बहुत कर सकते हैं, बट वही किसी ने मंशा नहीं दिखाई है। करना चाहते तो कर सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने ही परिसीमन वाला बिल इसमें अटैच करके इसको गिरवाया है। यदि ऐसा नहीं होता, मतलब कांग्रेस को भी हम चला रहे हैं, हमारी सरकार ये हम सोच चला रहे रही हैं है कांग्रेस को भी कि तुम उसके अगेंस्ट में सभी तुमको वर्ग देना की पड़ेगा। महिलाओं चलिए ज्योति जी, बातें करते हैं। एक चलिए साल ज्योति जी, से राहुल गांधी जी ओबीसी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको मेन महिलाओं के लिए तो लड़ ले, ओबीसी महिलाओं को जाति में बांटना बंद भारतीय कर दे। जनता पार्टी सबसे पहले महिलाओं का महिलाओं को तो शोषण हक कर दे रही दे। है बुरी तरह उसको भी से। पहले से डिवाइड उन्नाव करना, केस कोई बोल देख रहा है लीजिए, मुस्लिम महिलाओं को हाथरस दे दो, केस कोई बोल रहा देख है लीजिए ओबीसी। आप। अरे महिलाओं को तो दे दो पहले, महिलाओं को तो अमित दे ही शाह दो, जी और फिर विपक्ष बांट रहे को हो। हवन में भारती हड्डी जी। डालने वाला बयान देकर बिल्कुल भारती अपनी जी, मैं वापस संसदीय आऊंगा, मर्यादा वापस के आऊंगा। प्रतिकूल आचरण मैं कर समझ रहे हैं, वो सकता हूं महिलाओं आप। की चलिए क्या सोचेंगे? चलिए, एक पार्टी लाइन से अलग हटके मैं एक छोटा सा बस आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। मुझे एक चीज बता दीजिए, आप तो चाहती हैं कि बिल्कुल महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि 33% अगर आरक्षण मिलेगा तो आपकी भी किस्मत चमकेगी उससे। ऐसे किस्मत कोई किसी की रोक नहीं सकता, कभी भी चमक सकती है। लेकिन क्या पार्टी स्तर पे इस बात को कभी महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्रियां उठाएंगी कि हमारी कोई वैसे पार्टी का जो संविधान बना हुआ है उसमें तो कोई बाध्यता है नहीं, तो क्यों ना हम एक नायाब उदाहरण पेश करें? मैंने सवाल जो आपसे पूछा उसका जवाब नहीं दिया। क्या वास्तव में पार्टी स्तर पे बात उठेगी क्या? मैं ये कह रही हूँ योगेंद्र जी की नायाब उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप विपक्षी पार्टियों को ही क्यों, हमारे मोदी जी विश्वास करने लायक नहीं है। हमने संसद में देखा, मोदी जी टिकट थोड़ी बांटेंगे आपकी पार्टी के। अखिलेश जी ने कहा कि यदि मोदी जी ये कह देंगे ना कि मैं 2029 में देश का प्रधानमंत्री महिला बना दूंगा, तो भी हम लिख के दे देंगे, तो भी हम उनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। चलिए ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा। नियत में महिलाओं को लेकर खोट है। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं विदेशी दबाव से देश आपके की पार्टी के महिलाओं से इंटरनल घिरे मामले हुए में हैं। मोदी जी का वो क्या रोल है? महिलाओं के पक्ष की क्या बात करेंगे, क्या निष्पक्षता से क्या सोचेंगे वो? ज्योति जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या पार्टी स्तर पे भी कार्यकर्ताओं की ये बात होगी कभी कि चलिए कोई बात नहीं, ये पास हुआ नहीं बिल, कोई गिर गया कोई बात नहीं है, लेकिन क्या पार्टी स्तर पे टिकट दिए जा सकते हैं? दिए तो जा सकते हैं, क्या देंगे? देखिए, मैंने पहले आपको सबसे पहले कहा कि हमारे सामाजिक परिवेश में पुरुष सत्तात्मकता जो है या पुरुष मानसिकता वो इतनी ज़्यादा हावी है कि बिना आरक्षण बिल के अगर ऐसी मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता तो निश्चित रूप से इस बिल की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन मैं एक दूसरी बात यहाँ पे कह देती हूँ, यहाँ पे बार बार एक बात आती है कि जिसने विपक्ष में वोट दिया महिला नारी आरक्षण, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम साथ हैं बिल के, हम तो चाहते थे, लेकिन किंतु परंतु इफ बट ये वो सब बोल रहे हैं। वो उसके साथ में उनकी तो मंशा है कि वो नारी शक्ति को 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। जो बिल को लेकर के आ रहे, जो चाहते हैं कि 29 में महिलाओं को ये आरक्षण मिल जाए, क्योंकि ये परिसीमन में ना अटके, जो उसमें जो उस समय जो पहले जो अटक गया 23 के बाद 24 उसमें ना अटके और ये आगे मिल जाए, उसकी नीयत में आप खोट बताते हैं। फिर बार बार एक सवाल और उठाते हैं कि ये चुनाव हो रहे थे, अभी यहाँ पे चुनाव थे बंगाल के और तमिलनाडु के, इसलिए आपने, भाई चुनाव तो पहले भी हुए बिहार के, चुनाव आगे भी होंगे यूपी के, तो आप ये चुनाव, तो मेरे को लगता है कि जब हम 5 साल के लिए जब कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो ज्योति जी, देश में 5 साल चुनाव चलते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूँ, बीजेपी लगातार देखिए इस मुद्दे पे एक तर्क दे रही है, कांग्रेस ये बात नहीं करी। देखिए ये हर व्यक्ति के समझ में भी आती है, ड्यूरिंग द इलेक्शन एक तो अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके बीच में बिल आना, ये तो चुनाव हर साल होंगे, मई में लेकर के आओ आप, उससे फरवरी में लेकर के आ जाइए जब अधिसूचना जारी हो। वो इनका ऑब्जेक्शन नहीं है, ये इनका ये कहना है कि जब 3 राज्यों की वोटिंग हो चुकी, 2 की ड्यू है, इनका ऑब्जेक्शन ये था। किसी भी वक्त लाओगे आप तब उसको किसी न किसी तरीके से पूरे देश में किसी न किसी चुनाव से उसको निश्चित रूप से जोड़ सकते हो। ये तो समझ में सबके आता है कि 2 राज्यों में चुनाव होने वाला था, उसी के बीच में इसमें एक और अगर ये सबको ही समझ में आता है कि ये सब इतना राजनीतिक फायदे के लिए था, तो फिर विपक्ष क्या इतना, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि उसने खुद ही बोल दी कि हाँ हम तो ये तो ज्योति जी, उनसे जो सवाल था, उठाएंगे। उनसे जो सवाल था मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, और मेरे पास में
दो कॉलर जो हमारे सुन रहे हैं उनके मैसेज भी आ गए हैं कि भारती जी जवाब नहीं दे रही हैं आपका सवाल का। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी स्तर पे डिमांड होगी क्या कि 33% महिलाओं को अपने तो दे दीजिए। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि जब भी महिलाओं के साथ चर्चा का विषय आएगा तो हम निश्चित रूप से इस बात को उठाएंगे। देखिए, जवाब क्या आता है वो अलग बात है। जवाब तो हम आज शाम को जो 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, हम उसको भी सुनने के लिए बहुत उत्सुक है कि उसमें आगे का क्या हमारे पास उनका जो है वो मंशा निकल करके सामने आती है, किस तरीके से आगे वो महिलाओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, ज्योति जी मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक बार उर्वशी जी आपके पास में आना चाहूँ। क्या लगा आपको, दोनों प्रवक्ता प्रमुख पार्टियों के हमारे साथ बैठे हुए हैं, पार्टी स्तर पे ये डिमांड उठ सकती है और लगता आपको कि पार्टियां दे सकती हैं, यहाँ पे बिल पास हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता? कि हमने देखा है आफ्टर एवरी सक्सेसिव इलेक्शंस अब तो कि महिला वोट कितना कीमती है, सब पार्टीज को पता है। जो आपने ये बात कही ना कि 2 स्टेट्स के अभी वोटिंग बाकी है, बीच में लाए बिल, ये एक तरह से पॉलिटिकली भी बीजेपी मैसेज बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह देना चाह रही थी, जहाँ की महिलाएं बहुत स्ट्रांगली सामने आके वोट देती हैं। तो इन अ वे इट वाज डेफिनेटली अ मैसेज फॉर टू देम आल्सो, कि अपने को दिखाने की भाई हम बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता फिर बहाने बनाते, ये बहाने वाली बात नहीं। लेकिन अब उसका सहयोग करता तो क्या केवल बीजेपी का मैसेज जाता उन दोनों चुनावों, उन दोनों राज्यों की महिलाओं में, दोनों ही सबका मैसेज जाता ना। उसका जवाब रेखा जी ने दिया कि चित्र मेरे पर वो वैसे था कि अगर क्योंकि बीजेपी के लिए तो वो हुआ ना फायदा, तभी जाता कि सब लोग चाहते हैं, और सब लोग चाहने में जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की सोच रही थी वो नहीं होता, सीधे तौर पे सबको क्रेडिट जाता है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तो हाँ जी, बट ये है कि अब एक वो इंग्लिश में बोलते हैं ना दैट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अब ये ऐसा है कि इसको अब कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि अब इसका इतना एक डिबेट तो छिड़ी गई है और आई डोंट थिंक अब कोई भी पार्टी इस पे स्टेप बैक कर सकती है। तो ये तो देना ही पड़ेगा, आज दें और चाहे देना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं। और मुझे मुझे ऐसा लगता है देना तो पड़ेगा, कि लेकिन 2029 का पिछले आप सोचिए 1996 से चला 30 मैं साल किसी से से बात कर रहा था, मुझे किसी ने बताया आगे फिर 34 तक पहुंच जाता है। सरकार तो कल आप से इस सोचिए पे कि कोई, कितना और ज्योति जी कल से 7 साल सरकार इस पे भी एक्सरसाइज कर रही है कि 2029 में इसे कैसे किस रूट से लागू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में ऑप्शन है अभी जिस पे करके विचार कर सकते हैं। तो चलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।